नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में हम लोग जिस वाहन के साथ जिस भौगोलिक इलाके में घूम रहे हैं उसका आज आखिरी पड़ाव है 2023 के विधानसभा चुनाव का। मैं अपने बेहद पसंदीदा शहर जोधपुर में हूँ और इस बात की सार्वजनिक मुनादी करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जोधपुर शहर ने बाहें पसार के अपनी पूरी मिठास और पूरी गपबाजी के साथ मुझे अपना लिया है। तो शुक्रिया जोधपुर, थैंक यू सो मच। देखिए रजत जी, आपसे मिलने कितने सारे लोग आए हैं। ये बिटिया रानी हैं, इनका नाम प्रद्युता है अभी ये 4-6 महीने की हैं। हेलो, ये इनके माताजी पिताजी हैं। ये अशोक गहलोत जी के इमरजेंसी के ज़माने के दोस्त हैं, है ना। अच्छा सॉरी, कांग्रेसियों के सामने इमरजेंसी नहीं बोलना चाहिए। सॉरी। हाँ जी, अरे हाँ, आप जो बोलते हो वो शाश्वत है। अरे नहीं सर, मैं तो सीख रहा हूँ जी। ये बहुत सारे नौजवान दोस्त आए हुए हैं जो राजी नहीं हो रहे हैं पीछे हटने को, है ना। ये देखो, ये बिटिया रानी आई हैं, इनका नाम काव्या है, ये पढ़ाई करते हैं। जोशी अंकल और आंटी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। टीचर थी, ये केंद्रीय विद्यालय में रिटायर हुई हैं। अरे शांत हो जाओ नौजवानों, शांत हो जाओ। तो इन सब लोगों से हम लोग बात करेंगे। हम लोग किसको इमरजेंसी हो रही है? क्या इमरजेंसी हो रही है भाई? इतनी अर्जेंट बात करनी है कि मैं रुक जाऊं? आप रुको मत, आप काम करें। थैंक यू दोस्त। क्या रेट है सट्टा बाजार का आज? पता नहीं, फलौदी सुनते ही वही ध्यान में आता है। जोधपुर इस बार तो फेल होगा, ये मैं बता देता हूं पहले। जोधपुर बहुत कमाल का शहर है, मेधा की दृष्टि से, राजनीतिक पूंजी और शक्ति की दृष्टि से, ज़ोरदार मुकाबले की दृष्टि से, राजनीतिक परिवारों के वर्चस्व के बनने और टूटने की दृष्टि से, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शहर की 3 सीटें हैं, एक जोधपुर शहर, एक सरदारपुरा और एक सूरसागर। तो वो सरदारपुरा की सीट से विधायक भी हैं। उनके सामने प्रोफेसर राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। सूरसागर की सीट कमनली भी बहुत सेंसिटिव मानी जाती है और सूर्यकांता जी वहाँ से विधायक रही हैं। जिज्जी बोलते हैं सब उनको, इस समय बीमार भी हैं, एम्स में भर्ती हैं शायद। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह अरे मेरे को याद है भैया मेरे, बोल तो लेने तो, जहाँ अटकूंगा खुद ही पूछ लूँगा प्रभु। देवेंद्र जोशी हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले हैं, उनको टिकट दिया है। और तीसरी शहर की सीट है जहाँ से कांग्रेस की मनीषा पवार जीती हैं और उनके सामने पुराने ज़माने में विधायक हुआ करते थे भंसाली साहब, उनके भतीजे हैं वो, हैं अतुल भंसाली, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी लड़े थे, पिछली बार वो मनीषा पवार से हार गए थे। ये 3 शहर की सीटें हैं। शहर से बाहर जाओगे तो आपकी शेरगढ़, लूनी, ओसियाँ, ऐसी कई सीटें हैं। जी, है ना। कुछ एक सुरक्षित सीटें हैं, फिर एक हिमसर साहब लड़ रहे हैं, वो वाली सीट है, एक बाबू राठौर वाली और कंवर वाली सीट है ना, शेरगढ़। हाँ, तो मैं बता दिया, लोनी वाली सीट है जो बिश्नोई परिवार की परंपरागत सीट है, ओसियाँ की सीट मदेरना परिवार की परंपरागत सीट है। सभी सीटों पर जोरदार मुकाबला है, किसी के लिए केक वॉक नहीं है। ये अब तक की बात है। आऊँगा विद्वानों, थोड़ा तो धैर्य रख लो, है। फिर लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सौरभ द्विवेदी में क्या सौरभ द्विवेदी बदतमीज़ हो गया है। व्यवस्था बना के रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात आ जाए। आप ही को सुनने आया हूँ, मैं बस शुरू की भूमिका बना के हट जाऊँगा। ये हम लोग सम्राट अशोक उद्यान के सामने खड़े हैं। राजनीति में व्याख्याओं का और कहानियों का, किंवदंतियों का क्या रोल होता है, इसे आप यूँ समझिए कि मुझे आते ही बताया गया कि पहले इसका नाम अशोक उद्यान था, लेकिन बाद में इसमें सम्राट शब्द जोड़ दिया गया ताकि किसी को ये भ्रम न रहे कि ये अशोक गहलोत के नाम पर है। ये तब की बात है जब जयपुर में भाजपा की सदारत थी, सही है। पर राजस्थान के लोग हर 5 साल में रोटी पलटते रहे हैं अब तक। आगे क्या होगा 3 दिसंबर को पता चलेगा। क्या मुद्दे हैं ये हम सब जानेंगे और शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे उनसे जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस तरह की राजनीतिक बहसों में या सामाजिक विमर्शों में संख्या में कम दृष्टि में आ पाती हैं, यानी कि महिलाएं। तो आपसे शुरू करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू। और इसका क्या नाम है? प्रद्युता।
इसका भी तो घर का कुछ नाम रखा होगा। इसका दीव। दीव। तुम्हारा क्या नाम है घर का? मेरा तो घर का मानू। ये सब तो सोनू मानू, कितना प्यारा परिवार है यार आप लोगों का। क्या करते हो बहन? अभी तो बच्चे को देख रही हूँ, बाकी तैयारी कर रही किस चीज़ की? थी। ANJN ANGAN, ये क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए। जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर। आपने बीटेक किया है? हाँ, बीटेक सिविल में किया है। सिविल में बीटेक किया है। हाँ, पेपर लीक की वजह से रह गए एग्ज़ाम। एक सेकंड, मैं थोड़ा डांट दूं। अभी आप लोग बोलोगे तो उम्मीद करोगे पूरा देश सुने। आपके बगल में कोई 8 फीट पे बोल रहा है, उसको सुनने को राजी नहीं हो। ये बड़ी समस्या है। बोलना सबको है, सुनना किसी को नहीं है। सुन लो भैया। हाँ, तो आपका नाम है मानवेंद्र सिंह। मानू। अरे मानू इतना प्यारा नाम है। और आपका नाम है सानू। सोनू। अच्छा, सोनू जी ने सिविल से बीटेक किया है और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रही, लेकिन पेपर लीक हुआ। बताइए कब लीक हुआ? 2020 में एक बार लीक हुआ। उस वक्त मतलब निकल रखा था, फिर वापस लीक हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं गई थी, फिर सुनने में आया कि पेपर तो लीक हुआ है। जिन्होंने लिया उनका सिलेक्शन हो गया। जिन्होंने लिया मतलब? जिन्होंने पेपर खरीदा उनका सिलेक्शन हो गया। कितने में अब बिका जैसा पेपर? वो 20 लाख, 20 लाख, हाँ? 15 लाख, 15 लाख 20 लाख में पेपर बिका। ऐसे ही चलता रहता है इधर पेपर लीक का। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, लास्ट में ये सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया। सरकारें इतनी ताकतवर दिखती हैं, इतना पावर है, पुलिस प्रशासन सब है, ये पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाती हैं? क्यों अशोक गहलोत पेपर लीक नहीं रोक पाए? ये तो मुझे आइडिया नहीं है। हमें तो यही लगता है सर, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है सर। पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा है, सब मिले हुए हैं सर। अब जैसे कि एग्जाम सेंटर्स पे तो बहुत कड़ी चेकिंग होती है, अंदर नहीं जाने देते। 5 मिनट लेट हो जाते तो भी दरवाजे बंद कर दिए जाते। लेकिन पेपर तो सर जहाँ से बनता है वहीं से आउट होता है। एग्जाम सेंटर्स पे थोड़ी ना आउट होता है सर, वहाँ पे तो सील पैक लिफाफे आते, पता नहीं कहाँ से आउट होता है। ये तो सरकार का विषय है सर, हम क्या करें। मुझे ये बताइए कि जैसे आप तैयारी कर रही हैं ना, बच्चा भी छोटा है, कैसे ये सामंजस्य तैयारी, घर, बच्चा, बहुत मुश्किल होता होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ तो हमने काम डिवाइड कर रखा है। हाँ। ये बच्ची सोती है तब रात को मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा, फिर सुबह ये देखते हैं थोड़ा बच्ची को। ऐसा रोटेशन चलता है। रोटेशन चलता है। बिटिया माइक पकड़ रही है, इसके भी पत्रकार बनने की संभावना बढ़ रही है बहन जी। ट्राई तो यही रहेगी हाँ? हमारी। कोशिश तो हमारी यही रहेगी, पत्रकार ही बनाए। मत बनाइएगा। इसलिए नहीं कि ये इस पेशे में कोई कमी है, बहुत कमाल का पेशा है। और कोई पेशा ही नहीं है जिससे राजनेता डरते हो सर। अच्छा। एक ही तो पेशा है, पत्रकारिता, हाँ। जिससे थोड़े बहुत राजनेता डरते हैं। और आप इस प्रशासन से इतने छके हो कि आपको लग रहा है कि इनको डराए बिना काम नहीं चले। नहीं होगा सर। अच्छा, मेरी आपसे मानवेंद्र जी एक गुजारिश है, बिटिया को जो बनने का मन हो वो बनने दीजिएगा। लाइटर नोट कह रहा था सर। लाइटर नोट कह रहे थे, ठीक है। आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, या और भी कोई मुद्दा पेपर है? लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी कारण हम बेरोजगार हैं अभी तक। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। आपको अशोक लगता है? गहलोत की सरकार में एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है जो ईमानदारी से हुआ है। सारे पेपर लीक हुए हैं, जिस कारण हम युवा लोग तैयारी करते ही रह जाते हैं। समय तो रुकता नहीं है ना, ज़िंदगी तो चलानी पड़ती है, हमको स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं ना। दूसरे भी तो, शादी हुई, लड़कियों को तो खासकर। तो जब 2000 आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी अभी 2022 में। 2022। तो आप तैयारी कर रही थी, फिर पेपर लीक हो गया, सब भर्ती डिले हो गई, फिर आपकी शादी हो मैं गई। असिस्टेंट इंजीनियर में भी इंटरव्यू तक पहुंच के फिर रिजेक्ट हुई हूँ। ठीक है, चलिए, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि पेपर लीक हुआ फिर हो जाएगा दोबारा। ये बात मुझे लगातार प्रदेश दर प्रदेश लड़कियों ने ये बात कही कि हमें घर से बड़ा फिक्स समय मिलता है तैयारी का, हमारे पास लड़कों के मुकाबले कम बरस होते हैं तैयारी करने के, क्योंकि घर वालों पे भी दबाव होता है, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसलिए मैं इतना कुरेद के पूछ रहा था आपसे। अच्छा, आप कहाँ से आए हो बताइए? आपका तो अभी वोट नहीं बना होगा, घूमने आए हो दोनों लोग? हाँ, शुभ उद्यान आए थे तो आपको देखा सर, आपके बहुत आप देखते हो ललन टॉप? यस सर। क्या देखते हो? सर, पंकज त्रिपाठी का आपने इंटरव्यू किया था, जाकिर खान सर का आपने इंटरव्यू किया था, और कुमार विश्वास सर का, शैलेश लोढ़ा सर का। गेस्ट इन द न्यूज रूम देखते हो? Guest in the हाँ? गेस्ट इन द न्यूज रूम देखने वाले काफी हैं। तो आपको किताब वाला। आपको देखा तो ये हम लोगों के लिए न्यूज़ रूम में बड़ा सबक होता है कि 15, 16, 17 साल के बच्चे भी देख रहे हैं, तो हम
तो अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी जी, अब आप अगले 1 मिनट के लिए लल्लन टॉप की संपादक हैं। आप ज़रा हम सब लोगों को ये समझाइए कि जो किशोर वय की लड़कियां हैं, जो टीनेजर लड़कियां हैं, उनके लिए अगर हमें और कंटेंट बनाना हो न्यूज़ का या दूसरा, तो हमें किस तरह के विषयों पे और फोकस करना चाहिए? प्लीज़ हेल्प मी। सर मुझे तो अब डॉक्टर कुमार विश्वास का आपने इंटरव्यू किया था, वो शैलेश लोढ़ा सर का। तो ये तो आपको पसंद है, हमें और क्या करना चाहिए? और सर हिंदी में मतलब ज़्यादा होना, इंग्लिश में तो सभी जगह है, पर हिंदी में मतलब हिंदी कवि का, कोई कवि हो किसी का, लिटरेरी फिगर्स, सोशल फिगर। सोशल फिगर। क्या समस्या है भाई, क्या हो गया? थोड़ा व्यवस्था बना के रखो यार। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते बहन जी, आप थोड़ा, और आपके साथ वो बोहरा जी थी, कहाँ गई? चली गई वो तो। चली गई। हाँ, और प्रियंका जी आप यहाँ रह गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका। प्रियंका त्यागी। हाँ, मुझे ठीक याद है ना, आप IT सेक्टर में हैं जी, और आप अध्यापिका हैं। नाम क्या है आपका? आशा झाझड़िया। आशा जी। क्या आशा जी क्या काम करती थी आप? मैं टीचिंग जॉब में थी। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी? प्राइमरी टीचर थी मैं। प्राइमरी टीचर। क्या है राजस्थान का मुद्दा इस चुनाव का? मुद्दा तो जो सुनने में आ रहा है, जैसे सबसे पहले पेपर लीक जैसे बताया गया, फिर महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं। क्या अत्याचार होते हैं? बलात्कार होते हैं। आज तक जो 35,000 बलात्कार हो चुके, रोज़ 19 मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बड़ी चाहे बूढ़ी है चाहे जवान है चाहे छोटी बच्ची है, उनके साथ बलात्कार तो होता आगे है। आने दीजिए हर्षिता जी को, आगे आइए। और 15,000 तो मतलब छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया है। लेकिन कहीं भी कानून हमारा कहीं भी मतलब इतना ना तो सख्त है, ना कोई कार्रवाई की जाती है, फटाफट छूट। कई लोग ये कहते हैं बहन जी कि कानून तो सख्त है कागजों में, पर उसके जो इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीके और एजेंसीज हैं वो उतने सख्त नहीं हैं। हाँ, बहुत बहुत जल्दी छूट जाते हैं अपराधी भी, पता ही नहीं चलता कैसे छूट जाते हैं, समझ में नहीं आता। न्यूज़पेपर्स में इतना जोरों शोरों से आता है, इतना हाईलाइट होता है, लेकिन फिर भी अपराधी आराम से घूम रहे हैं, मतलब उनके साथ कुछ भी ऐसा सजा। क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाता है लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं, महिलाओं के लिए तो क्यों नहीं बनेगा। महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, चैन स्नैचिंग हो रहा है, पर्स लगाते हैं वो। अभी मैंने अपना पर्स भी यूँ संभाला, मुझे लगा कि कहीं कुछ। जोधपुर में चैन स्नैचिंग होती है? बिल्कुल होती है, स्कूटी पे जाते हैं, बहुत ज्यादा गिर जाती है महिला स्कूटी पे। एक तो महिला मर भी गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था बुरी तरह से। हाँ, मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था। क्या हुआ था? मतलब स्कूटी पे जा रहे थे हम दोनों, तो एक जन मतलब बाइक पे आए 2 जने, और है ना बताओ बैग छीन के ले गए। मेरा चैन स्नैचिंग हुआ है। मैं एक बार मतलब स्कूल से आ रही थी, मतलब स्कूटर पे थी, और एक लड़के ने मतलब बुरी तरह से गले से खींचे, यहाँ निशान भी गए, लेकिन आधी चैन तो छूट गई, यहाँ रह गई, और आधी वो लेके चला गया। तो मतलब गिरते गिरते बचे उस टाइम। और लगा पुलिस के चक्कर और फिर लगाना पुलिस ने बेकार कुछ है। कार्रवाई की? पुलिस ने हाँ की थी, हमने ट्वीट किया था, तो है ना बताओ कार्रवाई हुई थी। क्या पकड़ा गया वो? हाँ पकड़ा गया। पकड़ा गया इनके केस में? मेरे केस में मैंने की भी नहीं एक्चुअल में। क्यों, आपने क्यों नहीं कंप्लेन मैंने कहा की? कि कहाँ जाऊँ, पुलिस के धक्के कौन खाए? एक बात बताइए बहन जी, आप टीचर हो। हाँ, मैंने कहा- नहीं, यहाँ मेरी आपसे असहमति है। हाँ। अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत की। बिल्कुल। अगर जिम्मेदार नागरिक शिकायत नहीं करेंगे तो पुलिस का ये एक्सक्यूज रहेगा, आपने बताया नहीं। आए दिन न्यूज़पेपर में ये पढ़ते रहते हैं, आधे कुछ क्या समस्या है भाई साहब? आ रहा हूँ ना, अपनी बारी पे बोलिएगा ना। एक तो गिनी चुनी महिलाएं हैं, वो भी बोल रही हैं, उसमें भी सबको ज्ञान बघाड़ना है। 2 मिनट रुक जाओ यार जी। नहीं, पकड़े नहीं जाते हैं। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में, फिर पुलिस के धक्के खाओ, सफाइयाँ दो। पर ये राजलक्ष्मी बता रही अब कि ये तो बता रही है, मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने ऐसे सोचा मैं नहीं। नहीं, पर मैं यहाँ आपसे मैं फिर कोई कह बात रहा नहीं, हूँ कोई कि बात जब भी कोई क्राइम हो तो उसको दर्ज जरूर कराइए, ताकि पुलिस के पास ये एक्सक्यूज ना रहे कि आपने हमें बताया नहीं। एक बार पहले मेरे घर से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मेरे घर से गैस टंकी और पानी की जो मोटर वो चोरी हो गई थी। मैंने कंप्लेन करी, लेकिन उसका मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। इस वजह से मुझे लगा कि धक्के खाना, टाइम वेस्ट करना, मुझे ऐसा लगा। मैं मेरा दृष्टिकोण ठीक है। ऐसा। हाँ, आगे आओ प्रियंका, आप तो यहीं हो। आप हर्षिता आ गया। क्या आप बहन जी, क्या मुद्दा है आपका? आप तो भाजपा की कार्यकर्ता बता रही थी। हाँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। क्या करती हैं भाजपा में? आपको जिम्मेदारी भी है? मैं डिबेट प्रभारी हूँ, संभाग डिबेट प्रभारी। डिबेट प्रभारी संभाग। जरा मुझे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझाइए, भाजपा का किस तरह से काम करता है? संभाग में क्या क्या आता है? संभाग में हमारे 9 जिले आते हैं। जोधपुर एक संभाग है, उसमें हम मीडिया डिबेट जितने भी जोधपुर होती संभाग हैं, में 9 जिले हैं। हाँ। कौन कौन से 9 जिले हैं दीदी? उसमें जालोर है, ये है बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, इस तरह से करके 9 जिले हैं हमारे। 9 जिले हैं। उसमें एक कोई डिबेट का अलग विभाग है? डिबेट जितनी भी होंगी उनको हमें ऑर्गेनाइज करवाना, कहाँ कितना डिबेट हुआ है, जो भी डिबेट्स होती हैं, टीवी डिबेट हो, पब्लिक डिबेट हो, तो उसको ऑर्गेनाइज करवाना। प्लस
अगर कहीं जैसे मैं जोधपुर में हूँ तो संभाग में पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जिला दिया हुआ है, उनको वहाँ पे न्यूज रिपोर्ट लेना, ये सब हमारा काम होता है। हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। क्या रिपोर्ट आ रही है इस बार? रिपोर्ट यहाँ के कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ी चीज़ चुनाव की क्या चुनाव रिपोर्ट आ की रही है? रिपोर्ट कितने तो जीत रहे हैं आपके कैंडिडेट? इस बार कांग्रेस का सफाया है मेरी नज़र में, बाकी तो जनता जवाब देगी। तो मैं जनता से पूछूंगा ही, पर मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से ही पूछता हूं। जैसे वहाँ एक सिविल इंजीनियर खड़े हैं, कलेक्ट्रेट में मिले थे, उन्होंने अपने आप को अशोक गहलोत का अंधभक्त बताया था, है ना, वो वही सामने खड़े हुए हैं। तो मैं इसीलिए हैं, ये भाई साहब खड़े हुए ना, आपने मुझे कलेक्ट्रेट में यही कहा था ना कि आप अशोक गहलोत के अंधभक्त हो। हाँ देखिए, अभी ये तो वहाँ तब एक बिल्ला लगाए थे, 2 और लगा के आ गए। अभी आऊंगा आपके पास। अशोक गहलोत कार्यालय जाके है ना उनके, अभी कार्यालय हुआ है, बावटा कार्यालय बैठे थे। बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, तो जनता तो बताएगी। पिछली बार जोधपुर की 8 सीटों में कितने जीते थे? पिछली बार जितनी भी जीते हो, अरे तो यार इस बार देखिए, हम सारी जीत रहे हैं। अरे ये मैं तो सुन रहा हम हूँ। सारी जीत। अरे बाप रे, ऐसे मत करिए बहन जी। नहीं क्यों नहीं करिए, इस बार का हम। अरे मैं पूछूंगा, ये भी पूछूंगा। हाँ। अरे तो देखिए, पिछले आप नतीजा थोड़ी बदल दोगे पिछली बार का। अब जैसे भारत की टीम दुर्भाग्यवश फाइनल में हार गई, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग 10 मैच में बहुत अच्छा खेले, पर ये कहने के बाद हम आगे के वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की हार फाइनल में क्यों ही, इसकी कारणों की समीक्षा करेंगे ना। वो हम लोग। अरे सवाल तो सुन लीजिए दीदी। हाँ। तो मैंने ये पूछा कि जोधपुर की 8 सीटें लोकसभा की, उसमें पिछली बार भाजपा कितनी जीती थी? इस बार सारी जीत रही है। पिछली बार कितनी जीती पिछली थी? बार का भूल जाइए, इस बार हम लोग वर्तमान में विश्वास रखते हैं, वर्तमान में ही रखेंगे। हाँ, और इस बार हम लोग पिछली बार सभी जीत। अच्छा ये बता दीजिए, पिछली बार कितनी हारी थी? कोई भी हारी हो, हम इस बार नहीं हारेंगे। ये तो मैं अगला सवाल पूछूंगा ना। हाँ, नहीं तो मेरा जवाब यही है कि हम इस बार सारी मैं ग्रिल नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कभी ये नहीं होता। मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ वोटर को, पॉलिटिकल कार्यकर्ता को। तो आप कह रहे हैं कि इस बार हम इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा ये कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि गहलोत सरकार फेलियर सरकार रही इस बार। सिर्फ इसलिए हम लोग यहाँ पे जीतेंगे भी, क्योंकि जनता ने। और जब कितनी सीटें आएंगी अंदाजन? 200 की 200 सीटें हमारे पास आने वाली हैं। चुनाव तो 199 पे, एक पे तो कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, भूल गई होंगी वो एक कैंसिल हुआ। कैंसिल हुआ या क्या हुआ, वो सब राजनीति है। वो राजनीति नहीं है, नियम है। हाँ, नियम है, वो हम कर लेंगे अपने आप। क्या कर लेंगे? वो अब हर चीज मीडिया में नहीं बोल सकते हैं। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है बहन जी। अरे 199 तो क्या पता नहीं, वोट तो उनका भी एक है ना। काहे का वोट है? उतना ही महत्वपूर्ण वोट है जितना आपका वोट है। आप देखो मैं बुरा माना सर। देखो हाँ। अभी 15 मिनट हो गए, आप सिर्फ ओनली 4 देखो, हम भी कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं लोकल। हाँ तो आप ओनली 4 मैं खुद देख रहा हूँ 15 मिनट से आप ओनली वो लेडीज को कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहा हूँ। को भी समानता मिलनी चाहिए सर। नहीं मिलेगी, और इनको पता ही नहीं कितने नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी समानता। इसलिए नहीं मिलेगी, एक सेकंड ऐलान कर। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा, एक सेकंड मैं आप पे आऊंगा। भ्रष्टाचार। ऊंची आवाज में बात करने से माइक आपके पास नहीं आएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपको यहाँ खड़े होकर दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। पॉइंट 2, मैंने बातचीत की शुरू में कहा कि चूंकि लड़कियां और महिलाएं यहाँ कम आई हैं, इसलिए सबसे पहले नहीं करते हो आप सम्मान करते तो आप अपनी बारी का इंतजार करते। आपकी तरह यहाँ पे दर्जनों लोग खड़े हैं, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको दिक्कत हो रही है। मैंने आपसे कहा यहाँ लड़कियां और महिलाएं कम आई हैं, पहले मैं तसल्ली से उनसे बात करूंगा, जब उनसे बात कर लूंगा तब बाकी लोगों से बात करूंगा। आपकी इसमें सहमति है? मेरा हाथ जोड़ के यहीं पे आप सबसे पूछिए, ये कहा था मैंने कि नहीं कहा था? कहा था। तो अब सर ये तो अब इसमें कमाल है यार, थोड़ा धैर्य रखिए भाई, है ना। मैं कौन सा आपके शहर में रोज आ रहा हूँ यार। हाँ मैं आ रहा हूँ बहन जी, आ रहा हूँ, है ना। तो और जो आपको लग रहा है ना कि हल्की बात, उन्होंने वो समस्या बताई है जो इस प्रदेश की, इस देश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली हर लड़की की समस्या। आपको हल्की बात लग रही है? वो आपको बता रही है कि 2020 से वो तैयारी कर रही थी, पेपर लीक हुआ, उसकी शादी होगी, वो अभी भी तैयारी कर रही है, बच्चा मैनेज कर रही है। उन्होंने बताया कि चेन स्नैचिंग हुई, उसने बताया कि उसने कंप्लेन करवाई तो पकड़ा भी गया। वो अपना एक बता रही है पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, वो अपने उसके बारे में बता रही हैं। आप बीच में आपने 2 मिनट ले लिए, खुश हैं आप? कमाल है यार। मुझे आपसे इनका जवाब चाहिए नहीं, आप अपनी बात बता देना, पर ऐसे कैप्चर करने की कोशिश मत करिए बातचीत को।
तो 199 पे है, एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ पे चुनाव आयोग बाद में चुनाव कराएगा। ठीक है, तो आपका अंदाजा है कि 199 में आप कितनी सीटें जीतोगे? हम सारी सीट जीते। सारी 199। फिर सीएम कौन बन सकता है? हम लोग कमल की पार्टी हैं, पंजे की पार्टी नहीं है। पंजे में 5 लोग होते हैं, लेकिन कमल में पंखड़ी का कोई हम गिन नहीं सकते। नहीं, गिनना चाहे तो गिन तो सकते हैं। मतलब ये है कि हम ये नहीं मान सकते हैं कितनी हमारा कमल। 2 मिनट, कमल के फूल को कि जिस पंखुड़ी को हमारा बीजेपी शीर्ष नेतृत्व छू देगा, वही हमारा यहाँ का सीएम फेस होगा। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसको बीजेपी शीर्ष नेतृत्व डिक्लेयर कर देंगे, वही शीर्ष नेतृत्व ही हमारा सीएम फेस होगा राजस्थान में। और यही हमारी पार्टी का नियम भी है। ऐसे ही हम। प्रियंका जी, आपको सुन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्यों आप डिबेट की संभाग प्रभारी हैं। आप बिल्कुल दाएं बाएं कुछ नहीं, बिल्कुल आला कमान वाली कट टू कट बातचीत। कितनी जीतेंगे? 199। ये कॉन्फिडेंस मैंने अमित शाह में भी नहीं देखा है। जैसे अमित शाह बोलते हैं ना कि मिशन 150 प्लस, 160 प्लस, 199 तो उन्होंने भी नहीं बोला। इसका रीजन विपक्ष सरकार का, जो यहाँ की विपक्ष सरकार है, उसका फेलियर है। अच्छा, चलिए, क्या जी, क्या करते हो आप? मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। इतनी तारीफ कर दी मैंने शुरू में जोधपुर की, फिर भी मानने को राजी नहीं है। हाँ, बैंकिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। करके कोई आदमी अपने पास आते हैं तो मेरे को लगता है कि अपना जो है सूर्य नगरी मेहमानों का जो है इज्जत बहुत करती है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना आप खुद लाइन तोड़ के आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो 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 चलो, हो गया, बस बढ़िया। हाँ, हर्षिता नाम है, बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। बताओ क्या मुद्दा है? सर यही कि यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। हाँ, यहाँ पे सर एक तो फीमेल को ज़्यादा दबाया जाता है। एक तो राजस्थान जैसा स्टेट है जो, हाँ। यहाँ पे अगर तैयारी कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है घरों में। हाँ जी, घर क्या में- लॉजिक दिया जाता है? घर में यही बोला जाता है कि आप शादी कर लो फिर पढ़ना, और फिर शादी के बाद यहाँ पे काम भी बहुत होता है, बच्चा और वो सब साथ में मैनेज नहीं होता सर। ये एक प्रेशर रहता है घर में हमेशा। तो आपको ये प्रेशर अपने घर में मिला? सर मेरे साथ ऐसा नहीं है, पर बाकी पूरा ओवरऑल अगर राजस्थान में देखें तो कुछ ज़्यादा ही फीमेल को दबाया जाता है। तो नेताओं के सामने फिर आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि ये जो आपने कहा, ये राजनीतिक के साथ साथ एक सामाजिक मसला भी है, घरों में, परिवारों में। हाँ जोशी साहब, जब तक हम अपनी लड़कियों को ये कहेंगे कि बेटा तुम्हें जब तक पढ़ना है ना, और जितनी तैयारी करनी है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो ये दबाव बाकी बंद करेंगे तब उनको ज़्यादा अवसर मिलेंगे। हाँ सर, अभी भी कई गाँव में फ़ीमेल के लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है स्कूल वगैरह के लिए। एक तो फीमेल फीटिसाइड होता है, बच्चों लड़कियों को पैदा होने से पहले अबॉर्शन वगैरह वो पैदा हो जाती हैं, तो वो सब थोड़ा कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा उस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। और फीमेल फीटिसाइड को कम करने के साथ साथ ये जो दहेज की समस्या है ना, क्योंकि लोगों को वो बोझ लगने लगता है, और इतनी ये कूड़ा समस्या है, इतनी कूड़ा प्रथा है, किसी भी तर्क और संस्कार के नाम पे इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो में से कौन कौन दहेज लेने वाला है? नहीं लेंगे सर। बिल्कुल, पापा के दबाव में भी नहीं लोगे। अभी कैमरे पे बोलना, मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ जी सर, दहेज की भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, जब तक कई मैंने आगे सुना है ऐसे कई गरीब खानदान से लड़कियां आती हैं, उनको अपना सब कुछ बेचकर बेटी को दहेज देके उसकी शादी करवानी पड़ती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और अगर दहेज नहीं दे पाता जितना उन्होंने मांगा है उसकी फैमिली ने, हस्बैंड ने, तो वो फिर उसकी लड़की के साथ उसको डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उसको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो और ये कैसे ठीक हो सकता है? ये एक तो समाज के स्तर पे तुमने बताया, लड़कियों के स्तर पे क्या करें लड़कियां जो तुमको सुन रही हैं, देख रही हैं देश भर में, उनको क्या करना चाहिए अपने स्तर पर ताकि उनके साथ ये ना हो? एक तो उनको सर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनती हैं। वो सोचती है कि हस्बैंड कमा रहा है तो ठीक है, सब सही चल रहा है। उनको भी खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। कब बचपन में पापा के साथ वो मतलब पापा कमा रहे होते हैं तो सब सही चल रहा होता है, फिर बाद में शादी हो जाती है तो हस्बैंड कमा रहा होता है। उनको खुद पे इंडिपेंडेंट कभी नहीं होती। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस हाँ जी, करें। और थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बिल्डअप करनी चाहिए। कल को कुछ गलत हो जाए तो आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी से लड़ने के लिए। फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं बहन तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, लड़कियों को 3 चीज़ों पे बड़ा काम करना है। एक, फिजिकली अपने आप को खूब मजबूत रखना है, जूते मोजे पहनो, दौड़ लगाओ, ग्राउंड में खेलो, और जब तुम खूब खेलोगे तो तुम्हारी खुराक, भूख खुलेगी तो अच्छी खुराक खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ। पॉइंट 1।
पॉइंट टू मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई तुमसे ये नहीं पूछती है कि तुम लड़का हो कि लड़की हो, ठीक है ना। जब मेहनत से पढ़ाई करोगे तो घर वालों पे भी दबाव रहेगा कि मेरी बच्ची जो है घर की वो अच्छे से पढ़ रही, तो इसको और आगे बढ़ने के मौके दें। नौकरी करो, रोज़गार करो, है ना। और तीसरा, किसी को भी ये तय मत करने दो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस है। अलग अलग लोग तुम्हें अलग अलग चीज़ों पे जज करने की कोशिश करेंगे। डोंट लेट देम डिसाइड कि तुम्हारी डेस्टिनी क्या है, वो तुम्हें तय करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग व्हाट यू सेड। चूँकि तुमने एक बात कही कि लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए, हमारे साथ एक एल्डरली कपल है जो दोनों लोग नौकरी करते थे, अभी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है काकी आपका? अनीता जोशी। अनीता जोशी। रमेश जोशी। क्या नौकरी करते थे आप? मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। आप इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, और आप? हम साथ में थे। साथ में थे तो अगल बगल सीट होती थी? कुछ ऐसा ही था। सब कुछ ऐसे ही था। तो आप लोग दफ्तर में मिले या घर में मिले फिर दफ्तर? ये सवाल नहीं, ये जब 5th क्लास में थी तब सगाई हो गई थे। आप 5th क्लास में थे? आप 5वीं क्लास में थी, और आप? मैं कुछ ऊपर जाता हाँ? हूँ, स्कूल से निकला होगा। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? ये है 60s की, तो हमारे यहाँ बचपन में हो जाती है ना। पैदा हो गए थे तुम? तो रुक जाना फिर, पीछे से बोल रहे हैं 60 की। आप 5वीं में पढ़ती थी और आप स्कूल से निकले 11वीं 12वीं में। 11वीं में थे, तब सगाई हो गई थी। बहुत जल्दी यहाँ शादी तय हो जाती है क्या? पहले हो जाती थी, पहले होती थी, आजकल नहीं होती। आजकल नहीं होती। आपके बच्चे हैं? कितने में शादी तय किया आपने, कितनी उम्र में? नहीं, मेरी बेटी को पढ़ाया मैंने, PhD किया है उसने, JNU से PhD की है। JNU से PhD? अरे वाह, क्या बात है। SIS सी पोर्ट में। SIS सी पोर्ट तो बहुत अच्छा सेंटर है। स्वर्ण सिंह उसका गाइड था। मेरे कंवर साहब ने भी वहीं से किया। वो IAS ऑफिसर है। कंवर साहब मतलब दामाद? अरे वाह, JNU में बिटिया पढ़ी, PhD, बहुत पास आउट, वो भी वहीं पढ़े। both are passed out from JNU। अच्छा, My son-in-law and my daughter is। मेरा भी अंकल कुछ ऐसा ही मामला है। तभी तो मैं और मेरी पत्नी दोनों JNU के पढ़े हुए तभी हैं। तो आपकी मिल रही है JNU हमारी। मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं वहाँ के, पढ़ते हैं। और मेरी बेटी तो स्कॉलरशिप से पढ़ी है पूरी। जी, मैंने अंतर्जातीय विवाह किया है, पर वो इस यहाँ पे डिस्कशन का विषय नहीं है। जी कि मेरी बेटी तो स्कॉलरशिप से पढ़ी है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था उसको। जी, बहुत बढ़िया, क्या मन प्रसन्न हो गया एकदम। तो लेकिन थोड़ा वापस से विषय पे आते हैं। ये शादी यहाँ जल्दी अब तो नहीं होती ना किसी की तरह? अब तो नहीं। बेटा मेरा गांव में होती है, अभी भी होती है। कितने में हो जाती है? कोई नहीं, मतलब कोई बड़ा बुजुर्ग की डेथ हो गई ना, तो छोटे बच्चे मतलब 2 साल 3 साल के बच्चों की भी हो जाती है। 3 साल के बच्चे? 12 दिन पे 12 बच्चों की शादी, 12 दिन होते हैं ना। कोई एक्सपायर। यार देखो, एक सेकेंड, आप 1-2% कह रहे हो, सुनने में छोटा लग रहा है। जब मैं भारत की लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या का, या राजस्थान की कितनी जनसंख्या है, 8 करोड़ 7 करोड़ है, 7 करोड़ का, या जो ये इलाका है ना, मारवाड़ का इलाका है, मारवाड़ के इलाके का भी 1-2% सोचूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। पिछड़े गांव का 1-2%, पिछड़े गांव का भी 1-2%। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये इसलिए शादी होती है कि अगर किसी घर में किसी बड़े की शादी हो रही है तो सारी बच्चों की शादी कर देते हैं ताकि दोबारा खर्चा नहीं हो, और या फिर बच्चों बहुत होता है। एक बार में सबकी शादी करने के लिए कर देते हैं, अगर कोई छोटा होता है तो। सारे जैसे 12 दिन है, 12 दिन करते हैं ना, एक्सपायर होता है कोई। आप जैसे बूढ़ा व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो वो क्या करते हैं कि 12 दिन करते हैं। यहाँ आपके वहाँ भी करते होंगे ना 12 दिन? हमारे यहाँ 13 दिन करते हैं, इधर 12 होता है। तो 12वें दिन पे 12 बच्चियों को गिन के शादी कर देते हैं। जितने भी 11-12 उनके कर। नहीं, वो मना कर रहे हैं पीछे। परिवार में जितने ऐसा नहीं है। जितने बच्चे अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये बड़ी ज़रूरी बात है। अभी ये सब यहाँ लड़कियाँ बात कर रही थी, जब दोनों लोग नौकरी करते हैं तब परिवार में क्या लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होता है, फैसलों में सबका से? आई थिंक तो वो सही कह रहे हैं। हाँ, फर्क तो पड़ता ही है। जब इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए। वो लड़की ने सही कहा, हाँ, कि फाइनेंशियल उसको सिक्योर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब फाइनेंशियल होगी तब दिमागी तौर से भी कॉम्पिटिबिलिटी अच्छी बनेगी। दिमागी कॉम्पिटिबिलिटी, अच्छा माहौल होता है हेल्दी, तो बच्चे भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। दोनों बच्चे मेरे अच्छे पढ़े हैं, बेटा मेरा इंजीनियर है यहाँ पे। क्योंकि आप दोनों लोगों ने इस बात का ख्याल रखा एकदम है बराबरी का। उसने RPSC से किया है यहाँ के लिए। हमको तो लोगों ने कहा भी क्या कर लेगी, दिल्ली में जाकर शादी करो ना। बिटिया ने बोला ना। हाँ, ये जरा बताइए, जब आपने बिटिया को पढ़ने के लिए भेजा और उसको स्कॉलरशिप मिली, हाँ। तो मैंने कहा उसको स्कॉलरशिप मिली। उसने कहा कमा रहे, या तुम तो ना कमा रहे हो, तो स्कॉलरशिप के पीछे काहे को इंतजार कर रहे हो? बाहर भेज दिया जोधपुर से। जोधपुर से क्या बोले? जोधपुर से बाहर कैसे भेज दिया?
कैसे भेज दिया? उसी सड़क से जिस सड़क से दुनिया जहाँ की चीजें आती हैं। वो तो उनका क्या सोचा? शादी करो, शादी करो, ये देश की नेशनल हॉबी है, शादी करो। हम तो गए हैं, तुम भी जाओ। हाँ, हरिशंकर परसाई जी ये बात लिख गए हैं कि आधी ऊर्जा इसी में खर्च हो जाती है, शादी करो, शादी। जब मेरे खबर सब वहाँ पते वियना में, तो मेरी लड़की उसमें स्विट्जरलैंड में पढ़ रही थी। हाँ, उसके बाद ससेक्स में थी। अब यार जब इतना पढ़ रहे हैं तो शादी यहाँ स्विट्जरलैंड में, ससेक्स में, वियना में। वो यूएन हार्मोन गई वो तो उसमें थी ना, डिसआर्मामेंट में उसने किया था। बढ़िया। चलिए, ये बड़ा अच्छा है कि एक तरफ अभिलाषा है कि ऐसा जीवन होना चाहिए, दूसरी तरफ लाइफ दिख जाए। ऐसे आपके जैसे पेरेंट्स हो जाएं जो सामाजिक दबाव को किनारे करके बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रयत्नशील रहे। हाँ, अगर पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा तो ये मानना है, देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा रेडिकल हूँ। मेरा मानना है कि विकल्प इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, या तो पढ़ो या कोई स्किल सेट सीखो, काम करो, पर बिना आर्थिक स्वावलंबन के कुछ नहीं। फाइनेंशियल सिक्योर्ड होना बहुत जरूरी है। वो उसने लड़के ने लास्ट में जाकर बोला ये, जो ये सबसे पहले था कि फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहिए। नहीं, बच्चे आजकल पढ़ रही हैं जोधपुर में, अच्छा बहुत हर जगह हो रहा है आजकल। बच्चे अपने हिसाब से अच्छा पढ़ रहे हैं। बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्या? क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीटेक की हुई है सर। हाँ, आगे आओ, आगे आओ। नाम बताओ। रामदेव चौधरी सर। हाँ, बीटेक की हुई है मैकेनिकल डिपार्टमेंट या जोधपुर से। जोधपुर। अब क्या कर रहे हो? अभी तो फैक्ट्री है खुद की। तुम्हारी फैक्ट्री है? आगे आओ यार, फैक्ट्री मालिक। एकदम मुझे हिंदी फिल्मों का सीन याद आ गया। फैक्ट्री मालिक क्या, किस चीज़ की फैक्ट्री है? सर MDF कटिंग के प्रोडक्ट बनाते हैं सर। आसान भाषा में समझाओ, इतना जटिल नहीं। वॉल डेकोर आइटम बनाते हैं सर। वॉल डेकोर आइटम किस तरह के? ये MDF के प्रोडक्ट होते हैं जो दीवार पे चिपकाने के लिए या उस हिसाब से बनता है वो। क्या है इस बार का मुद्दा राजस्थान चुनाव का? मुद्दा सर मेरा तो ये अपने इसमें लाइट का इशू है सर। एक तो रेटें बहुत ज़्यादा है। क्या बहुत ज़्यादा है? इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कमर्शियल डोमेस्टिक कोई भी हो, दोनों ज़्यादा है सर। वो गहलोत सरकार तो बोलती है कि हमने फ्री बिजली दी 100 यूनिट। बिजली 2 महीने दी थी बिजली फ्री, बाद में फिर वो बिल बढ़ा के साथ में दे दिया 2 महीने बाद। तो आपके लिए बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है? बिजली अभी मुद्दा है सर, बहुत बड़ा है। कैसा काम रहा 5 साल अशोक गहलोत सरकार का? 5 साल सर, 4 साल तो कुछ काम नहीं रहा। 1 साल में इन्होंने ये किया है कि हमारी सरकार आए वापस, उसी हिसाब से। जैसे 4 साल इन्होंने खूब पेपर आउट हुए, 1 साल में इन्होंने ये किया कि भाई अब हमने ये भी पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, हमने काम सारा किया। वो काम 4 साल पहले हो सकता था। मैंने 4 साल तैयारी की, तो 4 साल तैयारी की तो मैं ऐसे देख लो आप 1-1, 2-2 नंबर से रहा हूँ कई पेपर में। क्या नाम है आपका? संजय चौधरी सर। बताओ संजय, क्या बोल रहे थे? सर मेन तो सर करप्शन, सबसे बड़ी समस्या करप्शन अभी राजस्थान की सर। मतलब किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, किसी भी मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा है? नहीं है सर। नहीं है सर। हम आज हम वकालत पढ़ रहे हैं, हमारा व्यू ले लीजिए। आपका भी व्यू लेंगे, पर पहले जिनके व्यू आ रहे हैं वो तो ले लें। सर आज कहने में हम जोधपुर में हैं, जो आप एक तरीके से Tier 3 सिटी समझते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे मूलभूत जो चीज़ें हैं, चाहे बिजली हो गई, सड़क हो गया, पानी हो गई, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक इट्स टेरेबल। आज अशोक गहलोत का गृह नगर बोलते हो, क्या किया अशोक गहलोत? कुछ नहीं किया। 5 साल की सरकार क्या किया? अगर जो इन्होंने लास्ट ईयर किया, अगर डे 1 से करते तो हम समझ पाते। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बताओ सीए साहब। हाँ आओ भाई, कहाँ है वकील? आ जाओ। हाँ। जो अशोक गहलोत सर है, उन्होंने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लेके आए थे, बट वसुंधरा राजे के कारण रिफाइनरी प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। वो 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वसुंधरा राजे के रोकने के कारण वहाँ 76,000 करोड़ का हो गया। तो अगर रिफाइनरी इफ कम्स टू जोधपुर और जोधपुर के आसपास में है, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बाड़मेर में आ रही है ना, 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम जोधपुर, तो जो उसके कारण बाय प्रोडक्ट होंगे, उसके जो निकलेगा, एक पूरा इंडस्ट्री बिल्ड होगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलप होगा। अच्छी जॉब्स डेवलप होगी। आजकल हमको कोई भी जॉब करनी होती है तो बेंगलोर या ऐसे शहर में जाना पड़ता है, हम अपने घर पे रहकर। आपके यहाँ कोई बड़ा ऐसे IT सेक्टर, इंडस्ट्रियल एक्चुअली जो जोधपुर है, जोधपुर इज एजुकेशनल हब। यहाँ पे निफ्ट है, यहाँ पे FDI है, IIT है, एम्स है, NLU है, सारे टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। उसके बावजूद अगर रिफाइनरी यहाँ पे नहीं आ रही है तो आ तो रही है, बन तो रही है, बन रही है, स्लो डाउन हो गया ना, 5 साल पीछे हो गया। अगर वसुंधरा ने नहीं एक्टिवली काम किया, प्लस गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 10 साल से यहाँ पे MP है।
कंकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क आने वाला था। राजस्थान सरकार ने लिख के भेजा कि 7 जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने वाले हैं एक काकाणी में बनाओ, क्योंकि यहाँ पे बालोतरा और पाली में बहुत बड़ा कपड़ा व्यापार है। बट गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ नहीं किया। एलिवेटेड रोड 2020 के अंदर जब यहाँ आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने खूब विकास कार्य किए, बीजेपी ने डंडा लगाया। अशोक गहलोत इज द डेवलपमेंट मैन ऑफ राजस्थान। उन्होंने राजस्थान में जिस तरीके से जो डेवलपमेंट किया है, अभी अशोक उद्यान देख रहे हैं, यहाँ से जस्ट राइट में जाएंगे, जोधपुर चौपाटी बनाई है। आचार संहिता लग गई, इसके कारण वो जोधपुर चौपाटी नहीं बन पाई। जोधपुर में जो इस बार उन्होंने विकास किया है, आचार संहिता तो अपने तय समय पे लगी ना, वो ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता अचानक लग गई। हाँ भाई वकील साहब बताइए क्या मुद्दा है? सर एक तो सड़कों का, एक सेफ्टी का। सर जिस जगह हम खड़े हैं ना, यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप सड़कें देखें कम से कम 10-15 गड्ढे मिलेंगे। सीएम नहीं सर, ये आप ये रोड देख लीजिए, ये रोड तो सही है। कुछ चौराहे ऐसे हैं जहाँ पे हर टाइम वो ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे जितनी सीसी रोड इस बार बनी है। आपके यहाँ शहर में सड़कें बहुत अच्छी हैं या बहुत खराब हैं? ज्यादातर लोग खराब बोल रहे हैं। आप अगर ब्लैक जैकेट पहन के बाईपास से यहाँ तक आओगे तो आप थोड़ी देर में भूत जैसे वाइट हो जाओगे। सर भाई आप कितना झूठ नहीं बोलना, ब्रिज पास हुआ था, या ब्रिज पास हुआ है अभी तक। मुझे एक सेकंड वेट, मुझे बस ये बताओ, जब तुमने ये कहा कि ब्लैक कलर की जैकेट पहन के आओगे यहाँ तक, भूत जैसे वाइट हो जाओगे। तुम्हें कैसे पता कि भूत वाइट होता है? देखा है क्या? सर वो फ्रेज है, एक फ्रेज। सर कांग्रेस सरकार सिर्फ रेवड़िया बांट रही है, कुछ नहीं है सर। ये सिर्फ क्या नाम है तुम्हारा? कुलदीप सिंह राजपुरोहित नाम है सर। सर कांग्रेस सरकार सिर्फ रेवड़िया बांट रही है, धरातल पे बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है कांग्रेस सरकार। एक से इन भाई साहब ने बड़ी देर से, हाँ बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र है सर। महेंद्र, क्या करते हो महेंद्र? मैं रिलायंस जियो में हूँ सर जी। वेट बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। सर मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मेरी बहन ने बोला कि चेन स्कैनिंग हो रही है, सब कुछ है। बताइए। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है सर भ्रष्टाचार। एक सेकंड रुकिएगा यार, देखो एक तो बड़ी देर में भाई साहब का नंबर आया, थोड़ा पीछे हट जाओ यार। हाँ पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ यार, नहीं मैं बंद कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा ना, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा है सर भ्रष्टाचार, और एक जो ये घटनाएं हो रही है उसका रीजन है कि 8 बजे के बाद में दारू के ठेके बंद नहीं होते ही नहीं। अभी आप 8 बजे बाद इस दारू को, ये रहा पुलिस थाने के पास में ठेका, यहाँ चल लो, अभी आपको लाइव दिखा दूंगा, खुला है। ये 2 महीने अगर ये दारू के ठेके बंद हो जाएंगे सर 8 बजे बाद, तो ये चेन स्कैनिंग, ये बच्चियाँ जो बोल रही है, ये सब चीज़, ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, सही बोल रहा हूँ। ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे भाई ऐसा है ना, पहले दूसरों को सुनो। मेरी बीजेपी और कांग्रेस सर, बीजेपी मेरी आज 37 साल एज है। मैंने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, परमानेंटली जाके आज रिलायंस में सेट हुआ हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ सर, 2011 का पास आउट। मैंने बीजेपी टाइम पे भी एग्ज़ाम दिए और कांग्रेस की टाइम पे भी एग्ज़ाम दिए। भ्रष्टाचार बीजेपी के टाइम भी होता था, कांग्रेस के टाइम भी होता है। और आज की डेट में अभी भाई साहब ने बोला कि बिजली की रेटें जो बढ़ी हुई है, आप एक नॉर्मल कंज्यूमर गांव का, सिटी में तो अप्रोच करके आप कनेक्शन करवा लोगे, गांव का बेचारा किसान आदमी फाइल लेके जाएगा ना, 2-2 महीने तक उसके कलेक्शन नहीं होते। बाबू बोलता है कि भाई साहब 500 रुपये लो, 1000 रुपये लो, 3000 लो, क्योंकि मेरा खुद का काम यही पड़ता है सर। मेरा काम ये है कि जो टावर पे कनेक्शन करवाने का काम मेरा है सर। इतना करप्शन है सर, अगर पैसे नहीं दोगे तो आपका काम होगा ही नहीं। ये जोधपुर के अंदर ये हालात है सर। मैंने कितनी बार 181 पे, मैंने, आप मेरे नंबर से चेक करो, मैंने कितनी बार कंप्लेन कर रखी है। जो ये सीएम की 181 कंप्लेन नंबर है ना, फर्जी, एक नंबर फर्जी। ये जो भाई साहब बोला ना कि अभी मैंने आपसे शर्त लगी रोड वाली, ये रोड की बात थी आज से 9 महीने पहले की बात थी। 9 महीने पहले, हाँ 9 महीने पहले इतने एक्सीडेंट हुए थे सर बाईपास पे। मैं खुद अपनी बीवी और बच्चों के साथ बचा हूँ। आज आपके सर, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ किसी को बुरा लगाओ, मैंने खुद ने कितनी बार कंप्लेन करी सर, आज मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाइक पर जा रहा हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने किस्तों पे कार ली है ताकि मैं बाइक से नहीं गिर के कार में चलो जा रहा हूँ। हद से ज़्यादा सर। हाँ क्या बोल रहे हो सर? वहाँ रिंग रोड बन रही थी, इसीलिए सभी जगह अभी पुलिया बन रहे हैं सर, इसलिए रोड सारी खराब है। और बारिश की वजह से सर 4-5 महीने से
बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो रोडें बहुत ख़राब थी। अब स्थिति सही है सर बाजार की। दूसरी बात 1 साल हो गया होगा लेकिन रोडों की स्थिति अभी नहीं सुधरी। दूसरी बात सर ये नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये सड़कें वगैरह का मुद्दा है तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जैसे यहाँ पर पानी की रुकावट न होने की वजह से यहाँ बरसात के समय में प्रत्येक साल यहाँ सड़कें टूट जाती है। और दूसरी बात ये रही कि अपन जैसे बात करते हैं कि भाई कांग्रेस ने ये नहीं किया या भाजपा ने ये नहीं किया, लगातार किसी भी सरकार यदि 10 साल तक कार्य करती है तो लगभग अपन उसको कोस पाएंगे या उसको बता पाएंगे कि अपन को कहाँ तक स्टैंड करना है, कि विकास कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। बताओ क्या नाम है? सर एक बात बोलता हूँ, नाम जवाब नहीं दिया सर। वो दारू के ठेके वाले का आपने रिप्लाई नहीं किया कि 8 बजे बाद आपका मुद्दा उठाएंगे। क्या राजस्थान में मैं सरकार चला रहा हूँ? तुम ये मुद्दा उठाना जरूर सर। तो उठ गया, रिकॉर्ड हो गया ना? ये उठाना जरूर सर। अरे उठ तो गया, रिकॉर्ड हो गया, मैं इसमें क्या जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से सुबह ही बंद कर दो। मेरा आपसे सोर्स ऑफ इनकम करके नाम बताओ। प्रमोद चौधरी नाम है मेरा। और स्टेट नाम क्या है? प्रमोद चौधरी। प्रमोद चौधरी, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल के अंदर जो स्टेट के सारे सब्जेक्ट है ना उनके ऊपर बात होनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। इन्होंने दारू की बात करी तो स्टेट के जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ना वो 3 चीज़ से होते हैं। खुद स्टेट के बोल रहा हूँ मैं। एक तो एक्साइज है, एक वैट, और एक जो अपने प्लॉट वगैरह बेचते हैं तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, लैंड पे जो ड्यूटी मिलती है, ठीक है। और सेंटर से सेंड होती है जीएसटी और एफसी से जो 48 जो हिस्सा होता है वो। तो एक्साइज तो मतलब अगर दारू से इनकम होती है तो सरकार क्यों चाहेगी कि वो दारू बेचना ही छोड़ दे, है ना। उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद ना बिके। नियम होगा ना 8 बजे का, या तो आप नियम कर दो कि 24 घंटे बेचोगे, फिर पर्देदारी ना करो। और आपको एक बात बोलता हूँ कि भली चाहे बीजेपी की हो या फिर, मेरे को सारी हिस्ट्री ध्यान है सर, है ना। सारी कौन से सीएम थे, कौन सी पार्टियाँ थी, 30 साल से दोनों पार्टियों को टाइम सेम टू सेम था। बीजेपी के पास भी टाइम सेम था और कांग्रेस के पास भी टाइम सेम था। अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्टेट का कुछ हुआ नहीं है। सारा का सारा टूर पे डिपेंड है, सारा का सारा। यहाँ पे जोधपुर का तो मैं यही बोलता हूँ, या फिर एग्री में तो इतने लोग हैं नहीं। और सर्विस सेक्टर से, जब प्राइमरी सेक्टर से अगर सर्विस सेक्टर में चेंज हो रहे हो ना तो वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए। और ऐसा कोई यहाँ पे हब तैयार नहीं हुआ है जैसे बेंगलोर में, हैदराबाद में। तो ये बताइए, तो ये बताओ नौजवान, तो फिर सुन तो लो, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने दे दो। आप करते क्या हो? ये मैं नहीं बोलना चाहूँगा, कोई अगर ये नहीं बोल सकता मैं। कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, कोई नाराज नहीं हो। ये आप नहीं बताओगे कि आप क्या करते हो तो कौन बताएगा? बीटेक की है मैंने ना। नहीं, आपने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? MBM से की थी मैंने, बीटेक की है मैंने। बीटेक की, तो अभी क्या करते हो? अभी पास आउट हुआ हूँ मैं अभी, है ना। गेट का एग्ज़ाम दूंगा मैं। और आपको भी कोई अगर बात पूछनी है तो पूछ सकते हो। पहली बात तो 4.5 पूछ तो लेने दो। तो आपने जैसे कहा, अरे भाई सुन लो, क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा पीछे करवा दो। अशोक, राजनीतिक विकल्पों को खारिज कर दिया है। हाँ। तो फिर वोटर करे क्या? चिकित्सा NOT है। NOT है, अच्छा। नोटा वाले, जी बताइए, नाम बताइए। हाँ सर, जी सर मेरा नाम शाहबाज है और मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं शाहबाज आप? मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। इतिहास पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कॉलेजेस में इतिहास को पढ़ाए जाने की नए सिरे से ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत इतिहास अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि मूल इतिहास से जो है वो सोशल मीडिया द्वारा छेड़छाड़ हो गई है और इससे जो वैचारिक मतभेद जो बड़े लार्ज स्तर पर हुए हैं जनता में, उसका नुकसान देखने को मिलता है। मेरा एक्चुअली संदेश ये है, मैं बात करूंगा, संदेश नहीं देना है, 15 अगस्त थोड़ी है। एक मैसेज, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैसेज। हाँ बताइए। अच्छा, एक बात कह लीजिए अपनी, चलिए संदेश दे लीजिए आप। गुरुजी, आप बता रहे हैं जोधपुर सूर्य नगरी है, CM साहब का आगरा जिला है। मैं जोधपुर के विकास के ऊपर जो बात करूंगा उसमें ये है, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय हमारे यहाँ खुला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हमारे यहाँ खुला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ खुला, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे नेशनल ये जो है IIT हमारे यहाँ पे है, जबकि कोटा इंजीनियरिंग का हब है। तो ये इनके प्रकरण यदि देखा जाए तो हमारे जोधपुर के अंदर ये जो मारवाड़ का सबसे बड़ा जिला था, जो पिछड़ा हुआ था, इसको मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विकसित तो किया गया। और दूसरी बात, उनकी जो रेवड़ियाँ बांटने की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चिरंजीवी में 25 लाख का बीमा फ्री है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि गरीब की दुआ ली जाती है तो वो सबसे बड़ा काम होता है जीवन के अंदर। बाकी आप किसी भी कॉरपोरेट को सपोर्ट करते हैं तो उससे उतना हमको दुआएं नहीं मिलती है
जनमानस और जो लोकल गरीब है यहाँ हमारे यहाँ का वो मेडिकल की सुविधा से बताओ क्या कहना चाहते हो। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, पहली बात तो ये है ना, जो हेल्थ का सारा है ना वो स्टेट ही देखता है। एम्स अपने जोधपुर में है, वो सेंटर का है, पहली बात तो ये, पहली बात। और वो मुझे कई लोगों ने कलेक्ट्रेट में बताया कि वो जसवंत सिंह जसवाल के समय में दूसरी बात ये है, जो स्टेट के एम्प्लॉय है ना उनके लिए स्कीम है RGHS, और बाकी जिस स्कीम की आप बात कर रहे हो ना वो बाकी सबके लिए है ना, और उसके ऊपर कितना फ्रॉड हुआ है वो आप अखबार में देख सकते हैं। नहीं सर, हाँ क्या हुआ? सबसे बड़ा घोटाला सर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा जोधपुर के अंदर RGHS का सर। RGHS क्या है सर गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है ना सर, एक करके यार सब एक साथ। हाँ गवर्नमेंट फुल फॉर्म बताओ उसका। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सर, उसका फुल फॉर्म है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। क्या घोटाला हुआ? क्या होता है सर कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट पे करती है सर, उनकी भली मेडिसिन हो, जांचें हो वगैरह सब कुछ हो। उसमें सर यहाँ फ्रॉड में बिना कोई पेशेंट पर्चियाँ बना के और गवर्नमेंट से क्लेम उठा लिया सर करोड़ों का, और जोधपुर के अंदर का हुआ सर। हाँ क्या उसको दस्तयाब भी कर लिया है और उसे वसूली की कार्रवाई भी चालू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय ओझा है। हाँ सर, उसको पकड़ लिया गया है और नहीं वो पूरी टीम को रेस्क्यू किया उसकी को, और अभी भी वो जेल में है। जिस समय ये घोटाला उजागर हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में 24 आवर्स में पूरी टीम को रेस्क्यू कर लिया। यहाँ के उनके IP एड्रेस जो डॉक्टर था उसको भी दस्तयाब किया है। आपको ये पता नहीं है, आप आज ही कई पेपर उठा के देख लेना। GST का घोटाला, जोधपुर में GST का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। GST का घोटाला एक CA द्वारा किया गया, तो GST लागू तो केंद्र सरकार ने की, तो उसमें घोटाला कैसे हो गया? तो घोटाला तो उसमें भी हुआ। सर हमारे भी राय जानिए सर। नाम? जाबिर खान। सबसे पहले सर जो अब वर्तमान युग में जो अंधकार मीडिया का अंधकार युग में, उसमें आप जो ज्योतिपुंज का कार्य करें ललन टीम और आप सब, उसका लिए आपका सबसे बड़ा धन्यवाद। और सबसे बड़ा सब कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, तो आपको सर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश हैं वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ वो सरकार सब मुफ्त देती है। और आप यहाँ पर सर गरीब जनता के लिए जो चिरंजीवी योजना है, यहाँ मुफ्त अनाज है, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं वो कांग्रेस ने दी है। अगर हम बेसिक सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बाद ही हम सब बड़ी मुद्दों की बात करेंगे, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो, हर फील्ड में, चाहे बिजली की हो। अब कांग्रेस ने सर 200 यूनिट जो ग्रामीण उनके लिए फ्री कर दिए, 2000 यूनिट की जो किसान है उनके लिए फ्री कर दिए। पर अशोक गहलोत जी को युवाओं से क्या दुश्मनी सर? 77 बार पेपर आउट हो रहे, 17 बार पेपर आउट हो गए। सर इसका आंसर है मेरे पास। जैसे सर मैं असली दुश्मनी युवाओं से सर मैं पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। 2018 में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, 2023 चल रहा सर, अभी तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जो वैकेंसी कंप्लीट हो रही है सर, प्लीज सर, जो वैकेंसियाँ कंप्लीट हो रही है उनके पेपर आउट हो जा रहे हैं या रिजल्ट रोक दे रहे हैं। ऐसा सोचिए सर, चुनाव के रिजल्ट अगर 5 साल के लिए किसी के लिए रोक दे तो क्या हुआ सर? अरे इनके पसीने छूट जाएंगे। युवाओं के बारे में सर ये सोचते ही नहीं सर। मेरे हिसाब से युवाओं से असली दिक्कत जो है वो बीजेपी को है, जो युवाओं का साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म करने में और युवाओं को सिर्फ धर्म खेलने में व्यस्त रखना चाहती है। भाई साहब पेपर आउट बीजेपी थोड़ी करती है कोई। क्या नाम है आपका? सौरभ व्यास। सर पेपर। हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हो? मेरे लिए तो एक ही चीज़ है कि अशोक गहलोत है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने वो अच्छे से लागू किया है। मतलब पंजाब और दिल्ली का मतलब वो राज्यपाल के थ्रू हो रहा है, तमिलनाडु को हो रहा है, राज्य में ये अच्छे से काम कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए। हाँ भाई बताइए। चिल्लाओ नहीं यार, क्यों चिल्ला रहे यार? मेरी ऊर्जा क्यों सो गई? आराम से डेसिबल नीचे करिए, आराम से बात करिए, आराम से। क्या नाम है आपका? महेंद्र मेवाड़ा। महेंद्र मेवाड़ा, बताइए क्या कह रहे हैं इस पे भर्ती को लेके जो युवा बोले? भर्तियों में ये मामला है, 25% लोग इंटरेस्ट होके फार्म देते हैं, भरते हैं, बाकी तो घूमने जाते हैं। और 12,000 पोस्टें कंप्यूटर अनुदेशक। चिल्लाई नहीं 12,000। एक सेकंड एक करके बात करते हैं। महेंद्र जी नाम है आपका? आपने कहा कि जो लोग एग्जाम के लिए बैठते हैं उसमें 75% घूमने जाते हैं। ये डेटा कहाँ से लाए आप? ये डेटा इसलिए लाया कि कहाँ से लाए? खुद बच्ची को एग्जाम दिलाने गया। आपकी बच्ची घूमने गई थी? घूमने नहीं, एग्जाम देने गई तो फिर आपने 75% कौन से जोड़ लिया? वहाँ जो लोग आए ना, वहाँ मैं बैठा रहा था 3 घंटे। उन लोगों से पूछा। क्या बात कर रहे हैं यार आप? अरे रुक जाओ, एक वेट चिल्लाओ नहीं यार, पीछे दे देता हूँ ना। 12,000 महेंद्र जी ये घूमने के लिए 10,000 तरीके हैं। प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर के
अपने घर से बसों में बैठ के, ट्रेनों में बैठ के जाना कोई शौक नहीं है। अरे फ्री है बस तो वो घूमने चले गए, क्या बात है? 12,000 पोस्ट है कंप्यूटर। 12,000 पे आऊंगा। पहले ये बताइए, आपने ये जो लापरवाही भरा बयान दिया कि 75% लोग घूमने जाते हैं, कोई फुर्सत में नहीं बैठे, क्या बात करें? इनको पूछो कि इनके बच्चे घूमने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं? ये करें इनके पढ़ने जाते हैं। बड़ी मेहनत से 3 दिन इनकी नजर में चले गए थे घूमने, इसलिए इनको 75 लगे। इंजीनियर हूँ, मैंने भी वैकेंसी के लिए फार्म कोई भरे। अपनी जिंदगी के अमूल्य समय घूमने के लिए नहीं बर्बाद करेगा। सर एक मिनट, ये जो आंकड़ा बोल रहे हैं ना, हाँ सर हो सकता है 5-10% होता है, उसके लिए सरकार ने सीईटी करवाई थी, लेकिन सीईटी 1 साल हो गया है सीईटी का, उसका ना कोई रिजल्ट निकाल रहा है। अभी मैं डेटा की बात करता हूँ, मेरे 17 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम था, उसने जो अध्यक्ष महोदय थे, जो कि अध्यक्ष महोदय थे हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सरकार बोल रही है कि जब तक नए उन्होंने अपनी डेट है जो आगे एक्सटेंड कर ली, उसके बाद में मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं जॉब के राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो सरकारी नौकरी की। उसके बाद में इन्होंने पुलिस कांस्टेबल की डेट दी 26 तारीख को, ये सितंबर को। तो हम गए थे जयपुर, 10,000 भांग के हमने फिजिकल की तैयारी करने की, लेकिन 5 दिन बाद में पता चला कि उन्होंने ये पोस्टपोन कर दिया, आगे डेट दिसंबर में कर दी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली। सर एक मिनट, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट ये जो आवासन मंडल की है, उसमें वैकेंसी निकली थी, 1,000 रुपये उन्होंने फॉर्म के लिए। उसके बाद में जयपुर में बुलाया एग्जाम के लिए, 4,000 रुपये। मैं नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, किसान फैमिली से, 4,000 भांग के मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पेपर था ही नहीं। कोई यूपी का जीके पूछ रहे, यूपी के एक बात बताओ, आप राजस्थान का टेस्ट ले रहे हो, एग्जाम ले रहे हो, आप यूपी में कितने जलवायु प्रदेश है, उससे मुझे क्या लेना देना, ये बताओ ना। आप मुझे मेरा राजस्थान का पूछो ना, कितना जलवायु प्रदेश है, करंट का पूछो आप। जवाब मुझे देना है। ऐसा आप सब वैकेंसी एग्जाम देने जाते हैं, आदमी को अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मेरे पास डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं साहब उसमें पास। आप अपना कॉज कमजोर कर रहे हो, मुझे पूछने तो दीजिए। ये बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, महंगे तैयारी करके जा रहे हैं, सरकार की अक्षमता है, समयबद्ध ढंग से एग्जाम नहीं करवा पा रही, आप गोल गोल घुमा रहे हो। ऐसा है, अभी अशोक गहलोत साहब ने एक नियम निकाला कि एक बार अगर कोई फार्म भर गया, अगर वो परीक्षा स्थगित हो जाती है किसी कारण, तो उसको वापस पैसे देने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये समय का जवाब कौन देगा? 27 साल हो गई है, मेरी उम्र 27 साल हो गई। उम्र कहाँ से लौटाओगे महेंद्र जी? मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने आज तक एक फार्म भरा था, वो भी घर वालों कहने से, लेकिन एग्जाम देने नहीं गया। सुनो भैया, आप नहीं गए, एक तो आपका एग्जाम दे रहा हूँ मैं, 15 आदमियों को एम्प्लॉय दे रहा हूँ मैं, और हाउसिंग बोर्ड की। सर हाँ बोलिए, क्या करें आप इनसे? हाउसिंग बोर्ड में 3 टाइम्स चिल्लाओ। क्या बोल रहे हो? सर अपन स्टूडेंट एंजाइटी का शिकार हो रहा है, 1 साल हो गया है, सीट परीक्षा पोस्टपोन हो रही है सर। एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया था, वो मतलब एक बार हुआ है, उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, लेकिन कोई नया तो कोई भर्ती निकाली गई थी और नया वो पेपर भी नहीं करवाया। सर आरपीएससी में नियुक्ति भी आखिरी बोलो। सर मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे सीईटी को पोस्टपोन कर रहे हैं ना, जैसे इलेक्शन के फॉर्म भरवा दिया, इलेक्शन को 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो। इनके ऊपर क्या बीतती है, वो कैसे घूमते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है, ये देखो आप। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, बस इनके भी इलेक्शन पोस्टपोन करो। जब तक आरपीएससी में नियुक्तियां कैसे होती है? पॉलिटिकल प्रेशर से होती है, पॉलिटिकल लोग बनते हैं ना। के अंदर आरपीएससी के अंदर नियुक्ति हुई है, प्रोफेसर अयूब खान सर है, जो जेएनयू के अंदर प्रोफेसर थे पहले, 2018 का कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, और उनकी नियुक्ति आरपीएससी में होती है। और एक केसरी सिंह है और एक और है, 3 ऐसे व्यक्तियों को जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो निष्पक्ष रहेंगे? सर एक बात बताओ, ऐसे व्यक्तियों की अगर आरपीएससी के अंदर संवैधानिक संस्था के अंदर नियुक्ति होनी शुरू हो जाएगी, तो भविष्य के अंदर एसडीएम, आरपीएस और जो ये इंटरव्यू करवाते हैं, तो उस पर आप निष्पक्ष कैसे आप पैसे वाला बनेगा? अगर केसरी सिंह जैसे की नियुक्ति होती है ना, तो पैसे वाला ही बनेगा। हाँ, आप बोल चुके हो, आप बताओ क्या कहना चाहते हो? सर नाम बताओ। लक्ष्य सिंह नाम है मेरा। सर जैसा कि महाजन ने कहा था कि ये
क्या यार, अभी तो तुम बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे थे, अब तुम कैमरा पर्सन पे ही चले जा रहे हो। सर जैसा कि माननीय महेंद्र जी ने कहा है कि 75% वहाँ से शुरू करना चाहूँगा, मैं हर चीज़ सुन रहा था आपकी, तो वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि 75% जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए वो इधर उधर घूमते हैं या बाहर घूमते हैं। अब इन्होंने, अब जैसे आप हो, आपका चैनल है, 1 करोड़ लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 1 करोड़ लोग देखते हैं, मैं तो ऊपर ही, भगवान करे ऊपर ही हो, लेकिन 1 करोड़ में से 75% मतलब 26 लाख नहीं, 26 मिलियन 2.6 करोड़। ठीक है, तो उसमें से जैसे मान लो 75 लाख, अब जैसे 75 लाख लोग देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ 75। अब इन्होंने 4 आदमी देखे, उनमें से 3 जने भाग रहे हैं, तो वो 75 में कैसे इंक्लूड हो जाएगा? दूसरी बात, मैंने इसीलिए तुरंत आपत्ति जताई। जी हाँ, मेरे नौजवान दोस्तों पे कोई उंगली उठाए, मेरे को बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, आप श्रीमान ने बोला कि घोटाले, आपको किस फील्ड में घोटाले जानने हैं मेरे को ये बताइए। शिक्षा के जगत में बताऊं या अपने सड़क पानी ये जो समस्या है इनके जगत में बताऊं? दूसरा मुफ्त वाली जगत में बताऊं? मैं इन केंद्र का भी बता सकता हूँ, आपको राज्य का भी बता सकता हूँ, हर चीज का घोटाला बता सकता हूँ। किसने किया, किसने घोटाला? देखिए केंद्र का किसके राज्य में चाहिए, बोलो किसके राज्य में चाहिए? हर चीज में शिक्षा का, आपको ज्यादातर यहाँ पे अपने बात हुई शिक्षा जगत की। 1 सेकंड भैया जी मेरी बात सुनिए, आप सभी को मौका दिया गया था, आप सब सुनिए, सुनो, वो बातें नहीं होती है सर, मेरी बात सुनो। आप, हमने इतनी सारी आपने हमसे बात करी, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा के घोटाले की बातें चल रही थी। सुनो, उसमें से सबसे ज्यादा क्या बातें चली? शिक्षा में घोटाला। शिक्षा में घोटाला हर तरीके से, किस तरीके से बताना आपको, चाहे आप स्कूल लेवल से देख लो, चाहे कॉलेज लेवल से देख लो, यूनिवर्सिटी लेवल से देख लो। सुनिए, टाइम तो उतना ही है। हमारे यहाँ पे जोधपुर में छोटी सी कॉलेज है, लाचू महाविद्यालय। पिछले 2 सालों से उस महाविद्यालय के अंदर ना शिक्षकों का वहाँ पे सही कार्य हो रहा है, ना उनका कोई समर्थन दे रहा है, ना DAPF। ठीक है, सुनिए, प्राइवेट कॉलेज नहीं है वो, ऑटोनॉमस कॉलेज है। JNU से अपील थी एक समय के अंदर, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि अगर वो प्राइवेट कॉलेज है, JNU से डिग्री क्यों ले रहा है और JNU के 1 करोड़ रुपए खाकर क्यों बैठा है? और जब यहाँ 1 सेकंड, और जब यहाँ JNU कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं है, ये जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अपील्ड कॉलेज है और ये पैसे देती है उनको, ठीक है। अभी वहाँ पे, और रही मैडम ने बोला बलात्कार, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह जी, कितनी उम्र है? मेरी 25 साल। 25 देखो सर, जैसे ये सेनाइजर का माइक है, SKP 2000 जी, बहुत उत्तम साउंड क्वालिटी है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है कि जोर से समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये क्या है, थोड़ा जोर से बोलते हैं, मेरे को भी समझ गए जी, आराम से बात करो। ठीक है। अब मैं बताऊँ, आई बात है नहीं, लाचू कॉलेज भाजपा के शासन में भी तो थी ना। मैं ऐसा थोड़ी ना, लाचू कॉलेज आज कम से कम 40-50 साल 45 साल बीजेपी के टाइम में गलत हुआ है, तो अब कांग्रेस के टाइम में भी उतना बराबर गलत करना जरूरी है क्या? हाँ, वॉट अबाउट नहीं, 5 साल आपने सरकार चलाई, आपकी जवाबदारी। सुनिए सर, तो लाचू कॉलेज की बात, इसका इनके कहने का मतलब ये होगा कि वो बीजेपी के, तो इसका मतलब 5 साल आप लूटो, 5 साल हम लूटो, यही मतलब। अब ये घेरा इतना बड़ा हो चुका है, इतने करीब आ चुका है कि अब इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बहसें संसदीय ढंग से हों, लेकिन समय बीतने के साथ लोगों की अधीरता बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके भीतर की जो इतनी ऊर्जा है उसका इस्तेमाल वो अपने माननीयों की जवाबदेही तय करने में करें। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।